आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम लेकर आए आपके लिए कक्षा 12 की अंग्रेजी की कविता कीपिंग क्वाइट। अब इस कविता में आपको क्या क्या मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप जानना चाहेंगे। अर्थात इस कविता का सारांश या समरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। इसके साथ ही आप इस कविता का फुल एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो प्रश्न आता है आपका 6 नंबर का। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न और ऐसे टाइप प्रश्न जो भी हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में कविता का सेंट्रल आइडिया या थीम, इनकी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। और अंत में या बीच में कहें, महत्वपूर्ण जो स्टांजा हैं इस कविता के, उनका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता के सारांश या समरी की। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत ही संक्षेप में हिंदी में बता देता हूं कि इस कविता में क्या मिलेगा। इस कविता के जो रचयिता हैं या कवि हैं वो पाब्लो नेरूदा है। इसमें वो सबसे पहले हमसे एक अनुरोध करते हैं कि आप 12 तक गिनिए। तो 12 यहाँ दिन के जो 12 घंटे होते हैं उनका प्रतीक है, 12 महीने साल के होते हैं उनका प्रतीक है। और इस दौरान जब हम 12 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 तक, तो वो हमसे अपील करते हैं, एक हमसे इच्छा कर रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत हो जाएं। उस समय कोई गतिविधियां आप नहीं करें, आपने हाथों को भी नहीं हिलाएं और अपना आत्मनिरीक्षण करें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो हमें एक असीम शांति का अनुभव होगा। और उस शांति का जब हमें अनुभव होगा तो बहुत सी जो समस्याएं जो हमारे जीवन में चल रही हैं, जिस आपाधापी में हम दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम वैमनस्यता और ईर्षा द्वेष जो हमें सता रहे हैं, हमारे मन को कचोट रहे हैं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमें बढ़ रही हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमें व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बैठाने का अवसर मिलेगा, साथ में विश्व शांति भी स्थापित होगी। तो कभी यहां हमसे ये नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव के मतलब नहीं, जो हमारा इतना समय है हम आपाधापी में भाग रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें से कुछ समय स्वयं के आत्मनिरीक्षण के लिए निकालें। हम शांत रहें, स्वयं का अवलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें। अब चलिए इस कविता का सारांश हम अंग्रेजी में, अर्थात समरी ऑफ दिस पोएम। तो कीपिंग क्वाइट इज ए पावरफुल कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का कहते हैं आत्मनिरीक्षण। तो एक जो नेरूदा ने हमसे अपील की है कि हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें एंड अंडरस्टैंडिंग। और तब जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, शांत रहेंगे, तो स्वयं को बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। नेरूदा अर्जेस, हमसे अर्ज क्या करता है, टू पॉज, कि हम कुछ क्षण के लिए रुकें, आपाधापी से बचें। टू स्टेप अवे फ्रॉम द कॉन्स्टेंट नॉइज एंड एक्टिविटी ऑफ आवर लाइव्स, कि हमारे जीवन में जो इतना शोरगुल है, अर्थात हम भाग रहे हैं, आपाधापी में लग रहे हैं, उससे कुछ समय के लिए पॉज करें, रुकें। एंड टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ, और स्वयं के साथ जुड़ें। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो हमारे साथ और भी दुनिया है उनसे भी हम जुड़ाव या लगाव अपनाएं ऑन ए डीपर लेवल। ऊपर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, गहराई के साथ उनसे हम अगर लगाव दिखाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा, वो आगे की पंक्तियों में उन्होंने बताया है। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर्स आस्किंग अस टू काउंट टू 12। कविता की शुरुआत ही होती है कि जो लेखक हैं या रचयिता हैं, अर्थात कवि हैं जो इस कविता के, वो हमसे मांग करते हैं कि भाई आप 12 तक गिनिए। दिस सीमिंगली सिंपल एक्ट, ये सुनने में एक बहुत सादा सा कार्य लगता है कि यार 12 तक गिनने में क्या जाता है, पर इसका एक बहुत बृहद रूप में अर्थ है। वो क्या है भाई, सेट्स द स्टेज फॉर ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, क्योंकि एक स्टेज तैयार करता है, एक स्थिति बनाता है कि हम शांति की ओर
एक कदम बढ़ाएं, अर्थात कुछ समय के लिए शांत रहें, हमारे क्रियाकलापों पर विराम लगाएं। He wants us to stop all activity। तो वो कुछ क्षण के लिए हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सबको रोकने के लिए कह रहा है। और उनमें क्या है? नो स्पीकिंग, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे इस दौरान, आप कुछ नहीं बोलेंगे। नो मूविंग, आप हिलेंगे भी नहीं, ना बोलेंगे ना हिलेंगे। जस्ट प्योर अनअडल्टरेटेड क्वाइट, बिल्कुल शांत आप रहेंगे और स्वयं का आत्मावलोकन करेंगे। नेरूडा पॉइंट्स ए पिक्चर ऑफ बर्ड मोमेंटरीली पॉज्ड। ऐसा करके जो नेरूडा हैं, इस कविता के रचयिता हैं, वो एक कल्पना करते हैं उस संसार की जब सब कुछ शांत होगा। ही मेंशन, अब वो अनेक उदाहरण देता है। सबसे पहले वो फिशरमैन का उदाहरण देता है, नॉट हार्मिंग द व्हेल्स। वो कहता है कि कुछ क्षण के लिए अगर हम रुक जाएंगे, हमारी सारी गतिविधियों को रोक देंगे, तो कितने फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं जो मछलियों को कष्ट पहुंचाते हैं, वेल्स जो मछली हैं उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उनको वो कष्ट नहीं होगा। अर्थात अनेकों वेल्स मछलियां मरने से बच जाएंगी। भाई द साल्ट गैदर्स लुकिंग एट देयर हर्ट हैंड्स। जो नमक, समुद्र के किनारे जो नमक बनाते हैं, जो लोग अपने हाथों से इस नमक को एकत्रित करते हैं, उनके हाथ घायल हो जाते हैं। अगर वो कुछ क्षण के लिए अपने क्रियाकलापों को रोक देंगे, वो मूव नहीं करेंगे, तो वो समय निकाल पाएंगे किस चीज के लिए? अपने हाथों को देखने के लिए कि उनके हाथ कितने क्षत विक्षत या घायल हो चुके हैं। अपने हाथों को, अर्थात स्वयं की कद्र करना वो सीखेंगे कि भाई कमाने में ना लगे रहे, अपने लिए भी कुछ समय निकालें। एंड द वार सीज, और इससे जो अनेकों युद्ध चल रहे हैं, तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं, कहीं संपत्ति के लिए, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई अन्य कारणों से लड़ रहा है, अनेक देश आपस में लड़ रहे हैं, परिवार आपस में लड़ रहे हैं, समाज आपस में लड़ रहे हैं। तो अनेक तरह के जो युद्ध हैं, जिनमें एक प्रकृति के साथ भी युद्ध है, जिसको ग्रीन वार्स हम कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का हम बहुत बुरी तरह से दोहन कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। उन युद्धों में कमी आएगी, अर्थात कुछ क्षण के लिए वे युद्ध शांत होंगे। दीज इमेज सिंबलाइज द पोटेंशियल्स फॉर पीस। ये सब किस बात के प्रतीक हैं? कि इनसे शांति आएगी। एंड हार्मोनी, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित होगा। दैट कैन अराइज फॉर मिस्टेनलेस। और ये सब किससे, सामंजस्य और शांति किससे उत्पन्न हो सकती है? जब हम शांत रहेंगे। बट कीप, फिर कभी इस चीज को और बढ़ाता है और कहता है, बट कीपिंग क्वाइट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल साइलेंस। वो कह रहा है कि भाई शांत रहना केवल एक शारीरिक गतिविधि को शांत करना ही नहीं है, कि हम केवल हाथ पैरों को चलाना बंद कर दें। मन में अनेकों झंझावात चल रहे हैं, अनेकों विचार चल रहे हैं, किसी को बड़ा करने की सोच रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं मन ही मन में, उनसे भी हमें मुक्ति पानी है। शांति का मतलब केवल शारीरिक गतिविधियों को शांत करने से नहीं है, मन की शांति से भी है, कि कुछ क्षण के लिए हम दूसरों का बुरा सोचना बंद करें, भाईचारा बढ़ाएं। ये मतलब है इसका। इट इज अबाउट क्वाइटिंग द इंटरनल चैटर। अंदर जो अपने अंतः मन में जो वाद विवाद चलता रहता है, अंदर अनेकों भावनाएं उद्वेलित जो होती रहती हैं, उन पर विराम लगना चाहिए। द कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स एंड वरीज दैट ऑक्यूपाई अवर माइंड्स। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में देखिए कॉन्स्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स, अनेकों लगातार धाराएं, स्ट्रीम्स माने धाराएं चलती रहती हैं, अनेकों विचारों की, तरह तरह के विचार आते हैं। मैं वो करूंगा, उसको मारूंगा, उसके धन को हड़पूंगा, या और जो अनेकों तरह के विचार चलते रहते हैं। इन वरीज, और अनेकों चिंताएं हमें जो घेरे रहती हैं। ऑक्यूपाई माने घेरना, इस मतलब स्थान को ग्रहण करना। अवर माइंड्स, हमारे दिमाग को, ऐसी चिंताएं अनेक जो हमारे मस्तिष्क में घेरी रहती हैं, उनसे भी हमें छुटकारा पाना है कुछ क्षण के लिए। इट्स अबाउट अचीविंग स्टेट ऑफ इनर पीस। ये सब अगर हो जाएगा तो हमें अंतः मन की जो हमारी शांति है वो उपलब्ध हो जाएगी। देखो, इट इज अबाउट अचीविंग, ये हमें प्राप्त करने की बारे में, क्या अचीव करने के बारे में? स्टेट माने स्थिति, ऑफ इनर पीस,
अंदर की शांति, ठीक है, एंड सेल्फ अवेयरनेस, इसके अलावा स्वयं जागरूकता भी इससे बढ़ेगी। तो भाई कितने सुंदर शब्दों में कवि ने इस कविता को बनाया। तो देखिए मैंने जो ये सारांश लिखा है ना, एक एक शब्द आपको याद करना है, क्योंकि आप देखेंगे ये सारांश ही सारे प्रश्नों में आपको काम आएगा भाई, ठीक है। तो इसको एक बार और या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लेना इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। व्हाट डज द टाइटल कीपिंग क्वाइट सजेस्ट? जो कीपिंग क्वाइट है ना, ये क्या सजेस्ट करता है, क्या मतलब आपको बताना चाह रहा है? बीइंग साइलेंट एंड इनएक्टिव, देख लेते हैं, ये भी सही सा लग रहा है। ए कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड पीस, एक हमको कॉल है किस बात के लिए कि हम स्वयं का अवलोकन करें और शांति स्थापित करें, ये ज्यादा इससे पहले वाले से सही लग रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड, ये नहीं लग रहा है। तो इसमें द बेस्ट आंसर क्या है? बी, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगे किसी प्रश्न के उत्तर देते समय कि इसके 2 या 2 से अधिक उत्तर हो सकते हैं, तो उनमें आप सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कीजिए। What does the poet want us to do for 12 count? 12 गिनने से उसका क्या तात्पर्य है कि 12 क्यों गिनवाना चाहता है? एक्सरसाइज कराना चाहता है 12? बिल्कुल गलत। मेडिटेट, नहीं भाई, मेडिटेट कहां करवाना चाह रहा है वो? स्टॉप ऑल, 12 क्यों गिनवाना चाह रहा है कि वो हमारी सारी, चाहे वो फिजिकल शारीरिक गतिविधियां हो या मानसिक उद्दीलताएं जो चल रही हैं हमारे अंदर, उन सब पर विराम लगाना चाहता है। और ठीक है, तो स्टॉप ऑल एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एक्सोटिक मूवमेंट? और एक्सोटिक का मतलब होते हैं विलक्षण क्षण, से तात्पर्य क्या है? ये स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल एक्सपीरियंस, ये भी सही सा लग रहा है ना। एक्सोटिक का अर्थ तो यही है, पर इसका भाव देखना है, कविताओं में भाव देखना है, सामान्य अर्थ नहीं देखते हैं। तो भाव क्या है? A movement of peace and unity. This is the correct one. So B is the correct answer. What does the poet want us to refrain from? कभी हमसे क्या, किस चीज से बचने की सलाह देता है? रिफ्रेन माने बचना, टॉकिंग बातचीत से बचाना चाहता है, थिंकिंग सोचने से, मूविंग अवर आर्म्स सब चीज सबसे बचाना चाहता है हमें। कि भाई वो चाहता है कभी कि हम बातचीत बंद कर दें कुछ क्षण के लिए, बिल्कुल मौन धारण कर लें, सोचना बंद कर दें, अनेकों झंझावात जो हमारे दिमाग को उद्वेलित कर रहे हैं उन पर विराम लगाएं कुछ क्षण के लिए, हमारे हाथों को भी नहीं हिलाएं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट वन, सो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द पोएट से अबाउट फिशरमैन एंड व्हेल्स? फिशरमैन और व्हेल्स के बारे में क्या कहता है कि भाई दे शुड बी लेफ्ट अलोन, अकेले छोड़ दिए जाएं, व्हेल्सों को अकेला छोड़ दिया जाए। फिशरमैन हो भाई कुछ क्षण के लिए शांत हो जाओ, तो फिशरमैन को भी, तो ये सबसे अच्छा आंसर लग रहा है ए। व्हाट डज द पोएट मीन बाय विक्ट्री विद नो सर्वाइवर? कि जो संसार में अनेकों युद्ध चल रहे हैं भाई, युद्ध में देखिए चाहे कोई एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है और उसमें एक देश विजेता बन जाए, पर देखिए किसी युद्ध को जीतने के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ जाती है, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, कितने लोग शहीद हो जाते हैं। शहीद का मतलब मौत के घाट उतरते हैं। अब जैसे रसिया और यूक्रेन में चल रहा है, तो चाहे कोई युद्ध जीत ले, लेकिन अनेकों व्यक्ति मारे जाते हैं, अर्थात मानवता इसमें हार जाती है, अर्थात कोई भी इसमें विजेता अगर अंदर से देखें तो नहीं होता है भाई। ये बार वेयर एवरीवन डाइज, ऐसा युद्ध जिसमें सब कोई मरता है, कोई मौत से मरता है, कोई धन से मरता है, कोई मानसिक शांति खो देता है। मौत निश्चित है, युद्ध करेंगे किसी भी रूप में, किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे भाई, मौत है। मौत का मतलब मानसिक अशांति तो मिलेगी ही भाई आपको। ये विक्ट्री दैट ब्रिंग्स नो जॉय, कोई व्यक्ति युद्ध जीत ले लेकिन भैया उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो जीत आपके कई लोगों के शवों पर, कई लोगों का भारी नुकसान करने के बाद मिली है। तो अगर किसी व्यक्ति की आत्मा को दुखाकर अगर आपने कोई जीत हासिल की है, तो वो क्या जीतना है भाई? ए विक्ट्री दैट इज मीनिंगलेस, ऐसी जीत निरर्थक है,
ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो व्हाट डज द पोएट मीन बाय विक्ट्री विद नो सर्वाइवर? इसका मतलब ए वार वेयर एवरीवन डाइज, ए विक्ट्री दैट ब्रिंग्स नो जॉय, ए विक्ट्री दैट इज मीनिंगलेस एंड ऑल ऑफ द, ठीक है। व्हाट डज द पोएट सिंबलाइज बाय क्लीन क्लॉथ्स? ठीक है, मैं जब कविता को स्टांजा वाइज आपको अर्थ कराऊंगा और इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो तब आपके समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब फिजिकल क्लीननेस से मतलब नहीं है। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब ये नहीं कि हम सारे बाहरी रूप से साफ सुथरे कपड़े पहने। भाई साफ सुथरे कपड़े का कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? इनर प्योरिटी एंड पीस, अंदर की शुद्धता होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और तभी हमें शांति मिलेगी भाई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। 8वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इस कविता की जो टोन है वो कैसी है? सैड, एंग्री, गलत, होपफुल एंड रिफ्लेक्टिव, आशावादी दृष्टिकोण के साथ एक कविता लिखी है भाई। कवि को उम्मीद है कि हम लोग सारी गतिविधियों को कुछ क्षण के लिए विराम देंगे और अपना आत्मावलोकन करके विश्व में शांति, सामंजस्य और भाईचारा स्थापित करेंगे। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? सेंट्रल आइडिया क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइलेंस, बिल्कुल ये भी है भाई। द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड पीस, ये भी सही है भाई। आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें और शांति स्थापित। द फ्यूटिलिटी ऑफ वार, युद्धों की तुच्छता, क्योंकि इसमें कुछ कोई विजेता नहीं होता। तो सारे सही हैं। तो सेंट्रल आइडिया तीनों है भाई। तो आंसर डी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12 इन द पोएम? कविता में जो 12 है उसका क्या महत्व है भाई? जैसे मैं पहले बताया था, द नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे, 12 घंटे होते हैं भाई, ये भी है। द नंबर ऑफ द मंथ्स इन ईयर, ये भी है कि साल में 12 महीने होते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोमेंट ऑफ पॉज, ये एक प्रतीकात्मक है। किस बात का? कि अगर हम 12 गिनेंगे तो कुछ क्षण के लिए हम अपने क्रियाकलापों पर विराम लगाएंगे, क्योंकि 12 गिनने में थोड़ा सा समय लेगा, तो अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन हमारी जो अनेकों जो विध्वंसकारी क्रियाकलाप है उन पर रोक लगेगी, भाईचारा और शांति स्थापित होगी। तो भाई इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न देखिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? कवि कौन सा संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहता है? कन्वे माने देना चाहता है। स्टेप्स टू बी टेकन बाय वर्ल्ड पीस काउंसिल, नहीं यार। विश्व शांति की जो काउंसिल है उसको कदम उठाने चाहिए, नहीं। इनिशिएट बाय मैसेंजर्स ऑफ पीस, ये भी नहीं सही लग रहा है। बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग साइलेंस, ये सही लग रहा है। पर सबसे ज्यादा सही कौन सा है? डी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें बाय ह्यूमंस, सभी मानव। किसके लिए? शांति और सामंजस्य के लिए, पीस एंड हार्मोनी के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें 12वां देखिए भाई, वाई द पोएट इज अगेंस्ट एनी सिंगल लैंग्वेज? कवि कुछ क्षण के लिए क्यों विरोध में है कि कोई भी भाषा नहीं बोली जाए? भाई अगर हम किसी भी भाषा में बोलेंगे तो शांत कहां रहेंगे भाई? बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन एनी वन लैंग्वेज, ये तो आंसर सही सा लग रहा है, क्योंकि वो किसी भाषा को नहीं मानता भाई। भाषा वो मानता है जो प्रेम और शांति की है। तो ये आंसर सही सा लग रहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अब 2 नंबर के लिए आ सकता है। वाई द पोएट इज अगेंस्ट एनी सिंगल लैंग्वेज? ही इज इन फेवर ऑफ इक्वल राइट्स फॉर ऑल लैंग्वेज, ये नहीं है यार। ही वांट्स वन लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब, वो चाहता है कि पूरे विश्व में एक ही भाषा हो। वो कौन सी भाषा? प्रेम और शांति की। एज डिफरेंट लैंग्वेजेस क्रिएट्स बैरियर, क्योंकि विभिन्न भाषाएं जो होती हैं वो बैरियर बनाती हैं, बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आंसर। तो ए एंड सी दोनों ही उत्तर इसमें सही है भाई। व्हाट इज द पोएट आस्किंग अस टू डू फॉर ए वाइल?
कवि हमसे कुछ क्षण के लिए क्या करवाना चाह रहा है भाई? स्टैंड फॉर ए वाइल, खड़ा हो जाएं, गलत। स्माइल फॉर ए वाइल, ये भी गलत है, कुछ क्षण के लिए मुस्कुराएं। बी क्वाइट फॉर ए वाइल, कि हम कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं, ये चाह रहा है कवि हमसे। व्हाट इज द पोइट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, कवि फिशरमैन से क्या आशा कर रहा है? एक्सपेक्ट माने आशा करना भाई, एक्सपेक्ट माने आशा करना। टू फाइंड मोर फिश, नहीं यार। टू गो डीपर इन टू द सी, कि वो गहरे समुद्र में जाए, इसकी भी आशा नहीं कर रहा है, गलत है। टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, वो चाह रहा है कि फिशरमैन सोचें और इन निरीह जो वेल्स और या अन्य मछलियां हैं उनको नुकसान पहुंचाना बंद करें। तो ये ऑप्शन सी है भाई, ये कवि चाह रहा है। वाइल गैदरिंग साल्ट, जब नमक इकट्ठा करते हैं, व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ ही कीप साइलेंट फॉर ए मोमेंट, क्या होगा यदि ऐसे व्यक्ति कुछ क्षण के लिए साइलेंट हो जाएं, चुप हो जाएं? ही विल स्टॉप ड्रॉपिंग इट, गलत। ही विल लुक एट द ग्राउंड, गलत। जमीन में तो यार ये अच्छा आंसर ढूंढिए। ही विल वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलेगा, गलत। ही विल थिंक ऑफ द हार्म द साल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड, उसको ये सोचने के लिए कुछ समय मिल जाएगा कि नमक इकट्ठा करने से उसके हाथों को कितनी हानि पहुंच चुकी है, अर्थात स्वयं के आत्मलोकन से आत्म जो अवलोकन करेगा कुछ क्षण के लिए, तो उसे अपने बारे में भी सोचने का अवसर मिलेगा कि इस आपाधापी में, कमाई के चक्कर में वो अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा चुका है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन हियर। 16वां देखिए, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजिन्स एंड नो क्राउड, क्या होगा कि कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं। शांत होने का मतलब सारी गतिविधियों को रोक दे, तो उस समय ना कोई इंजन चलेगा, ना कोई शोर होगा, ना कोई भीड़ भाड़ होगी, हैं? क्या होगा भाई? नॉइज विल बी लेसेंड, शोर कम होगा, ये कोई आंसर थोड़ी है। कविता के भाव के हिसाब से देखिए। नो क्राउड नो रोड्स, ना क्राउड होगा ना रोड्स पर जाएंगे, गलत। नो ट्रैफिक रश, गलत। सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट, ये एक परफेक्ट पूर्ण रूप से प्रसन्नता वाला क्षण उत्पन्न करेगा कि भाई आपाधापी से नहीं भागेंगे तो ना भीड़ होगी, ना लोग सड़कों पर जाएंगे। कितनी भीड़ है, कितनी जनसंख्या है, कितनी अशांति है, उससे कुछ क्षण के लिए हमें आनंददायक क्षण बिताने का अवसर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी यहां सही है भाई। व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर्स टू, पीड़ित हाथ किसके प्रतीक है भाई? ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, गलत। ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, अनफुलफिल्ड डिजायर, ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, ये किसका है भाई? हर्ट हैंड का मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर्स का, ऑप्शन सी। वाई इज द मूवमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्जोटिक, शांति के क्षण को एक्जोटिक या विलक्षण क्यों कहा है कवि ने? बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल सीनरी अराउंड, गलत। बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, बिकॉज ऑफ द परफेक्ट पीस एंड हार्मोनी, आप तो वही क्षण, ठीक है, पीस एंड हार्मोनी पे अटक जाइए। या तो आप देखिए, चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले प्रश्नों की तरफ। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12 इन द पोएम, मैंने पहले ही बताया था कि भाई जो 12 है इस कविता में, उसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है। द नंबर 12 कुड रिप्रेजेंट द आवर्स ऑन ए क्लॉक, घड़ी के 12 घंटे का प्रतीक है, पहली बात तो ये भाई। दूसरा क्या है? मंथ इन ए ईयर, साल के 12 महीनों का प्रतीक है 12। और इवन द 12 साइन ऑफ द जोडिक, इसके अलावा हमारी 12 राशियां होती हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में 12 क्या है? ये राशियां हैं भाई, जोडिक माने राशियां। इट सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है, एक कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र का प्रतीक है भाई। सजेस्टिंग दैट दिस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस इज रीअकरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिन्यूअल, ठीक है, कि जब हम आत्म अवलोकन करेंगे बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी,
इस बात का प्रतीक है भाई। जैसे घड़ी एक बार दोहरा देती है ना, और इसी तरह 12 महीने फिर एक चक्र बीतने के बाद पुनः अपने चक्र को दोहराते हैं, तो जो हम आत्मलोकन करेंगे 12 गिनने के बाद, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। इसका ये प्रतीक है भाई। गहराई से भाव सोचने की जरूरत होती है, सामान्य अर्थ नहीं लेना है भाई आपको। 20वां प्रश्न देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मूवमेंट से अर्थात विलक्षण क्षण से क्या तात्पर्य है कवि का। द एक्सोटिक मूवमेंट रेफर्स टू द अनयूजुअल एंड यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस। तो मतलब जब हम पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाएंगे तो एक अद्वितीय हमें अनुभव होगा। देखिए, अनयूजुअल एंड यूनिक एक्सपीरियंस, असामान्य और अद्वितीय अनुभव हमें होगा। किसका? कंप्लीट स्टिलनेस, पूरी तरह से हम स्थिर हो जाएंगे और हम शांति धारण करेंगे। इट इज ए मूवमेंट डिटैच्ड फ्रॉम द ऑर्डिनरी अलाउइंग फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये विशेष क्षण होगा भाई, क्योंकि उस क्षण का हम उपयोग किस में करेंगे? अलाउइंग फॉर इंट्रोस्पेक्शन, हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर सकेंगे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण या आत्मावलोकन। एंड डीपर कनेक्शन विद वन सेल्फ, और स्वयं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। कनेक्शन माने जुड़ना, डीपर माने गहराई से। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लेना, इस साल आने की पूरी संभावना है। द सेंट्रल थीम इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मुख्य यही है कि हम स्वयं का आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें। क्वाइट कंटेम्पलेशन, शांति से, ठीक है भाई। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझें। और नेरूडा emphasizes that by stepping away from the noise and activity of our lives, we can gain a deeper understanding of ourselves। कि भाई इस आपाधापी और शोरगुल से अगर हम अपने आप को बचाएंगे, इन एक्टिविटी से दूर रहेंगे, तो बेहतर तरीके से अपने आप को हम समझ पाएंगे, अपने आप को और दूसरों को भी। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, साथ में जो हमारे चारों ओर जो दुनिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इट इज ए कॉल फॉर पीस, क्योंकि ये मांग है शांति के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना जगाने के लिए, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हमारे अंदर के लिए भी जरूरी है और बाह्य समाज के लिए भी जरूरी है भाई। इंटरनल माने आंतरिक, एक्सटर्नल माने बाह्य। हाउ डज द पोएम कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ पीस? कि ये शांति के विचार के साथ जो कविता है वो किस तरह से कनेक्ट करती है? द पोएम कनेक्ट्स टू पीस ऑन मल्टीपल लेवल्स। इट सजेस्ट दैट इनर पीस इज ए प्री-रिक्विसाइट फॉर आउटर पीस, क्योंकि जो अंदर की जो शांति है वो बहुत जरूरी है अगर हम बाह्य शांति स्थापित करना चाहते हैं समाज में, देश में, है ना। अगर हम बाह्य शांति स्थापित करना चाहते हैं तो वही व्यक्ति इसमें सहयोग कर सकता है जो स्वयं अंदर से शांत हो। अर्थात जब हम अंदर से शांत रहेंगे, हमारा मन स्वच्छ रहेगा, तभी हम दूसरों का भला कर पाएंगे। बाई क्विटिंग आवर माइंड्स, क्वाइटिंग आवर माइंड्स, यदि हम अपने मनों को शांत कर लें, क्वाइटिंग मतलब अपने मनों को शांत कर लें, वी कैन रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, तो हम जो विरोधी चीजें हैं ना हमारे मन को उद्वेलित जो करती हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस माने घटा सकते हैं, कन्फ्लिक्ट माने विरोधाभासी। क्या? एंड प्रमोट हार्मोनी विद आवर सेल्फ, और स्वयं के साथ बेहतर सामंजस्य हम स्थापित कर पाएंगे। एंड इन द वर्ल्ड, स्वयं के साथ और संसार के साथ भी बेहतर तरीके से हम सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। द इमेज ऑफ सीज्ड एक्टिविटीज, इसके अलावा हमारे मन में एक इमेज बनेगी किसकी? कि हम एक्टिविटियों को रोक रहे हैं कुछ क्षण के लिए, जो आपाधापी भाग दौड़ मचा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो होड़ है उस पर हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। अब उसके उदाहरण भी उसने बहुत सारे दिए, लाइक द फिशरमैन का उदाहरण उसने दिया है कि वो वेल्स को हानि ना पहुंचाएं,
not to harming whales. Further reinforce this connection. और ऐसा हम कर पाएंगे तो हमारे संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होंगे, रीइंफोर्स होंगे। अब देखिए, अब प्रश्न आपको पता है, ये भाई एक प्रश्न आता है उसमें अथवा लगा हुआ होता है कि एक्सप्लेन स्टांजा आता है कोई एक्सप्लेन करने के लिए, और आपको रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो देखिए, मैं स्टांजा पहला जो लेता हूं कविता की शुरुआत वाला, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम 12 तक गिनेंगे और पूरी तरह शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, भाई इस पृथ्वी पर ही तो सारी गतिविधियां हो रही हैं। पृथ्वी से हमें सबक लेना चाहिए कि हम कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, धरती माँ को हम, है ना, कितने कष्ट दे रहे हैं। अनेकों बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसके श्रृंगार को हटा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा ऐसी कर रहे हैं। फिर भी शांति से धरती माँ हमें सब कुछ दे रही है, तो हम बहुत कुछ धरती माँ से सीख सकते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन लैंग्वेज, कभी हमसे चाह रहा है कि भाई कुछ क्षण के लिए यार किसी भी भाषा में मत बोलो, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, किसी भी भाषा में नहीं बोलना है आपको। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए तो रुको। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और उस स्थिति में जब हम शांत रहें अपने हाथों को भी आप ना हिलाएं, ऐसा कभी हमसे चाहता है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस कैसे लिखते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना, ये पंक्तियां उद्धृत की गई हैं कविता। फिर कविता का नाम लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, और कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट। उसके बाद रिटन बाय या कंपोज्ड बाय लिखना है पाब्लो नेरूडा। तो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने पहली जो कविता आपको पढ़ाई थी माय मदर एट 66, उसमें बताया था कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये कविता किस बारे में बता रही है, ये जो लाइनें दी गई हैं वो किस बारे में बातचीत कर रही हैं, और एक्सप्लेनेशन में उन लाइनों का हम सीधे सीधे अर्थ लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, कवि क्या चाह रहा है कि कुछ क्षण के लिए हम शांत रहें, सारी गतिविधियों को रोक दें, इवन अपने हाथों को भी ना हिलाएं, ऐसा कवि चाहता है। और इसके लिए वो क्या आपसे अपेक्षा करता है कि हम 12 तक गिने, और यहां 12 किसका द्योतक है, घड़ी के 12 घंटों का, या साल के 12 महीनों का, या राशि के जो 12 जो राशियां होती है ना उनका प्रतीक है भाई, अर्थात गतिशीलता का कि समय चलता जाता है। ठीक है, ये कवि हमसे चाह रहा है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिख कर रखा है, कितना शानदार ढंग से लिखा है। देखिए दिस स्टांजा सेट्स द स्टेज फॉर द एंटायर पोएम, कि पूरी कविता के लिए ये स्टांजा एक सेट उपलब्ध कराता है, आधार उपलब्ध कराता है कि कविता इस पर रची जाएगी भाई। नेरूडा इमीडिएटली establishes the call to action, counting to 12 and maintaining complete stillness। तो जो कवि है वो चाह रहे हैं कि भाई हम 12 तक गिने और पूरी तरह से शांत रहे हम, उसमें ना तो शारीरिक गतिविधियां होंगी ना मानसिक गतिविधियां होंगी, जो हमारे मानसिक अंतर्द्वंद चल रहे हैं उन पर भी हमें रोक लगानी होगी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल साइलेंस, ये केवल शारीरिक चुप्पी का मतलब आकांक्षा नहीं की गई है, अपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि इट्स ए डीपर मोर प्रोफाउंड स्टिलनेस, बहुत गहराई से अंतःकरण से शांत रहना में होगा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएट आस्क अस टू काउंट 12। अब देखिए पहली लाइन थी ना, नाउ वी विल काउंट टू 12, तो कवि हमसे क्या चाह रहा है कि हम 12 तक गिने, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इसलिए हम क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। तो देखिए द पोएट आस्क अस टू काउंट 12 एंड नॉट टू मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, कि हम कोई भी गतिविधि इस दौरान ना करें जब हम 12 गिन रहे हैं, अर्थात शारीरिक और मानसिक गतिविधियां शून्य होनी चाहिए उस समय। ही आस्क us to stop for a second and not to move even our arms, जहां दिया गया है ना
कि देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। आप कहेंगे सर आपने तो अंतिम 2 लाइनों का अर्थ पहले लिख दिया। अरे पूरा सीक्वेंस हमें देखना पड़ता है, कभी अलग ढंग से लिखता है हम भाव या अर्थ अलग ढंग से लिखते हैं, ठीक है। तो कभी हमसे क्या कह रहा है कि आप 12 तक गिनिए और इस दौरान हमें कोई भी शारीरिक और मानसिक गतिविधि नहीं करनी है, पूरी तरह से शांत रहना है, ठीक है। ही आस्क अस टू स्टॉप फॉर ए सेकेंड एंड नॉट टू मूव इवन अवर आर्म्स, हमारे हाथों को भी हिलाने से वो मना कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज, और इस से वो एक संदेश देना चाह रहा है। कौन सा संदेश? दैट स्पीकिंग पॉइंटलेसली एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज आर द कॉज ऑफ मेनी इल्स, कि भाई हम अनावश्यक बोलते हैं। देखो, दैट स्पीकिंग पॉइंटलेसली, कोई बिंदु हो जिस पर बातचीत की जाए उसकी अपेक्षा हम अनावश्यक बोलते रहते हैं, और अननेसेसरी एक्टिविटीज, और बहुत ऐसी गतिविधियां होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, उन कार्यों को हम करते रहते हैं, और ये सब किसकी जड़ है? बहुत सी बुराइयों का। इल्स का मतलब बीमार होना होता है, पर यहाँ इल्स का मतलब क्या है? बुराइयों का, ठीक है। बुराइयों का ये माध्यम बनता है जो हम अनावश्यक कार्य करते हैं। दैट द ह्यूमन रेस सफर्स फ्रॉम, और इनसे सारी मानव जाति पीड़ित होती है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, आप ढंग से पढ़ लेना। अब दूसरा स्टांजा देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मूवमेंट आपको पता ही है, विलक्षण क्षण होगा। कौन सा क्षण? जब हम शांत रहेंगे मानसिक और शारीरिक रूप से। विदाउट रस, उस समय कोई आपाधापी भीड़ भाड़ नहीं हो। रस का मतलब भीड़ भाड़ होती है, आपाधापी। हम आपाधापी में अपने आप को भूलते जा रहे हैं, केवल कमाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों से ऊपर बढ़ने के लिए, जन क्या क्या कर रहे हैं। तो उस समय अगर हम शांत रहेंगे, ना तो कोई रस होगा, भीड़ भाड़ होगी। विदाउट इंजन, ना कोई इंजन चलेगा। भाई कुछ क्षण के लिए अगर हम शांत रहेंगे तो ना कोई इंजन चलेगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर, और इससे हमारे बीच इतना जबरदस्त सामंजस्य बैठेगा कि हम एक दूसरे के साथ महसूस होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये बहुत ही मतलब जल्दी, सडन, आकस्मिक, एक स्ट्रेंज, अनोखी घटना होगी भाई। तो देखिए, रेफरेंस तो वही लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय, कवि का नाम लिख देंगे, जैसे यहां लिखा है ना, देखिए लिखा है ना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूडा, ठीक है, यही रहेगा। तो मैंने बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए नहीं लिखा है, आप लिख देना भाई। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, किस बारे में बात कर रहा है। दिस स्टांजा डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेयर दैट विल बी क्रिएटेड बाय द कलेक्टिव स्टिलनेस। ये जो स्टांजा है वो हमें उस वातावरण के बारे में बता रहा है जब हम पूरी तरह से शांत रहेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सोटिक मूवमेंट सजेस्ट्स समथिंग अनयूजुअल। विलक्षण क्षण किस बारे में हमें बता रहा है? कि कोई अस्वाभाविक चीज होगी। समथिंग आउटसाइड द ऑर्डिनरी, जो सामान्य चीजों से हटकर होगी। देखिए, समथिंग आउटसाइड, जो अलग होगी, हटकर होगी, बाहर होगी, ऑर्डिनरी, साधारण चीजों से, जो हमारे जीवन में सामान्यतः जो चीजें होती हैं उनसे हटकर कुछ होगा। इट हाईलाइट्स द रेयरिटी एंड स्पेशियलनेस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वाइट, और ये इस विलक्षण, रेयरिटी मतलब विलक्षण, और स्पेशल, विशेष शांति का ये उसको हाईलाइट कर रहा है। विदाउट, और उसमें क्या होगा? विदाउट रस, ना कोई भीड़ भाड़, विदाउट इंजन्स, पॉइंट्स ए पिक्चर ऑफ ए बर्ड फ्री फ्रॉम द नॉइज। सॉरी, हाँ भाई, तो जो विदाउट रस और विदाउट इंजन जो शब्द हैं, उससे कभी एक ऐसे संसार की रचना के बारे में बता रहा है जहां कोई शोरगुल नहीं होगा, आपाधापी नहीं होगी, एक दूसरे से बढ़ने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति नहीं होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब स्टांजा, इसी स्टांजा को हम रखते हैं, इसको दूसरे ढंग से भी हम कैसे लिख सकते थे कि रेफरेंस तो कैसे लिखते, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया। कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, द पोएट हियर ट्राइज टू कन्विंस द पीपल ऑफ ब्लिस ऑफ साइलेंस,
लोगों को विश्वास में लेकर वो बताना चाहता है कि भाई शांति के क्या लाभ हैं। तो देखिए वही है, वही स्टांजा है, मैंने दूसरे ढंग से लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप लिखो, केवल भाव अर्थ आपके समझ में आना चाहिए, अपने शब्दों में पिरोकर भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरे ढंग से लिखा है। द पोएट आर्ग्यूज दैट द मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइटनेस विल बी फैसिनेटिंग, इट विल बी अनयूजुअली डिवाइन वेयर देयर वुड बी नो नॉइज ऑफ मशीन्स एंड नो मूवमेंट ऑफ क्राउड्स। रस के लिए नो मूवमेंट ऑफ क्राउड लिख दिया भाई, और नो नॉइज का मतलब है ना, जो इंजन नहीं होंगे इसका मतलब मशीनों की आवाज नहीं होगी। देन वी विल एक्सपीरियंस ए स्ट्रेंज काम एंड क्वाइट मूवमेंट। ठीक है, अर्थ बहुत सामान्य है बहुत, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9829868604 पर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अनावश्यक वीडियो की लंबाई से बचने के लिए भाई मैं सरल अंग्रेजी शब्दों का अर्थ आपको नहीं बता रहा हूं। और हाँ यार, एक रिक्वेस्ट तो आपसे करना भूल गया, अगर अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन कर दीजिए, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकें तो कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और मित्रों को अगर शेयर कर दें तो वो सोने पे सुहागा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा, आपकी तरफ से एक गिफ्ट होगा। ठीक है, अब स्टांजा थर्ड देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अगर हम शांत रहेंगे तो जो फिशरमैन है वो ठंडे समुद्रों में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक एकत्रित करते हैं समुद्र के किनारे, जिनके हाथ फट जाते हैं, हाथ घायल हो जाते हैं, हाथों में घाव हो जाते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो उनको भी समय कुछ क्षण का मिल जाएगा कि वो अपने जो घायल हाथों को तरफ देख सकें। तो देखिए वही रेफरेंस क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पाब्लो नेरूडा's पोएम कीपिंग क्वाइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखा था वो या ये, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पोएट कन्वेज द आइडिया दैट मीनिंगफुल इन एक्टिविटी वुड हेल्प सेव बोथ एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन ग्रीड। वो चाह रहा है कभी कि अगर हम अक्रियाशील कुछ समय के लिए रहेंगे, क्रियाहीन कुछ समय के लिए रहेंगे, तो इससे बहुत मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम इससे सेव बोथ एनिमल्स फ्रॉम ह्यूमन ग्रीड, कि ना केवल हम मानवों का जो लालच है ना, उनसे जानवरों को बचा पाएंगे। फिशरमैन लालच में ही तो, कमाई के लिए तो मछलियों को, वेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मानव के लालच से हम न केवल जानवरों को, एनिमल्स को बचा पाएंगे, एंड ह्यूमंस फ्रॉम देयर ओन फुलीज, और मानवों को मानवों से भी, उनकी मूर्खताओं से बचा पाएंगे। ऐसे अनावश्यक कार्य करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, एक दूसरे को हम नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और वो भी मूर्खतापूर्ण काम है कि यार आपाधापी में हम हाथों की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, तो वो भी एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, उससे भी हम उनको बचा पाएंगे कुछ क्षण के लिए। आप देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, दीज इमेजेस आर सिंबॉलिक। ये जो इमेज कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किए वो एक प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं, प्रतीकात्मक हैं। फिशरमैन नॉट हार्मिंग व्हेल्स, जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं, ये किस बात का प्रतीक है भाई? रिप्रेजेंट्स ए शिफ्ट अवे फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रक्शन टूवर्ड्स ए मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेचर। कि भाई हम प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं, उसको बुरी तरह से सत्यानाश कर रहे हैं, उससे कुछ क्षण के लिए बचें, क्योंकि प्रकृति और हमारे बीच में जो सामंजस्य है, जो एक एकात्मकता है, उसको हम ज्यादा ना नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। इट सजेस्ट ए मूवमेंट ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति कहते हैं एम्पैथी को, एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर लिविंग बीइंग। ये एक बात हमारे सामने रखती है कि भाई और भी जो लिविंग बीइंग है संसार में, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनके प्रति हम रेस्पेक्ट प्रस्तुत करें, आदर से देखें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। साल्ट गैदरर्स लुकिंग एट देयर हर्ट हैंड्स, जो नमक को एकत्रित करने वाले हैं ना, अपने हाथों की तरफ देखें। ये किस बात का प्रतीक है? इसको मैं लिखा है कैसे
कि सिंबलाइजेस, ये प्रतीक है किसका, ए मूवमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि उस क्षण भाई हम अपने आप को आपाधापी में कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं। अगर हम दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं तो स्वयं भी उद्वेलित हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हाथों के घाव का मतलब मन के घाव से समझिए कि कुछ क्षण हमें स्वयं के बारे में सोचने के लिए मिलेगा। हम अपना आत्मनिरीक्षण कर या आत्मावलोकन कर पाएंगे, एंड एक्नोलॉजमेंट ऑफ द सफरिंग दैट कैन बी कॉज्ड बाय अवर एक्शन, कि हमारी जो गतिविधियों के कारण जो दूसरों को पीड़ा होती है उनसे अपने आप को बचाएंगे, दूसरों को बचा पाएंगे। इट हाईलाइट्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ रिलेंटलेस लेबर एंड द नीड टू केयर फॉर आवर सेल्व्स एंड अदर। बहुत शानदार लिखा है, 2 बार पढ़ लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर आप बार बार भी पढ़ सकते हैं, या इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं, एज यू लाइक। ठीक है, अब स्टांजा 4, चौथा स्टांजा लेते हैं। Those who prepare green bars, देखिए ध्यान रखना इस साल RBSC में निश्चित एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर से आने वाला है, तो मैंने इसलिए प्रमुख सारे स्टांजा को ले लिया, पूरी कविता को लगभग ले लिया है भाई। Those who prepare green wars, अब ग्रीन वार्स का मतलब प्रकृति से युद्ध छेड़ रखा है भाई, प्रकृति का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं बुरी तरह से हम भाई, चाहे पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, अंदर से पानी निकाल रहे हैं, या और नदियों को गंदा कर रहे हैं, मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हम चूक नहीं रहे हैं। बार्स विद गैस, अब प्रदूषण बढ़ेगा, पेड़ कटेंगे प्रदूषण बढ़ेगा, मतलब युद्ध लड़ेंगे हम किससे, गैसों से। बार्स विद फायर, आग लगेगी, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आग जंगलों में भी आपने देखा होगा, अमेरिका में जंगलों में आग लग गई थी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और अगर ये युद्ध हुआ प्रकृति के साथ, हमारा युद्ध हुआ छेड़छाड़ के साथ, तो इसमें कोई नहीं बचेगा भाई। हम प्रकृति को हो सकता है नष्ट कर दें, तो प्रकृति भी हमें जीने नहीं देगी, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, बहुत से देश डूब जाएंगे, तबाही हो जाएगी भाई। तो ऐसी जीत होगी जिसमें कोई नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, सफेद मतलब साफ कपड़े पहनिए। साफ कपड़ों का मतलब वो धुले कपड़े, प्रेस वाले कपड़े नहीं है, मन को साफ करें भाई, जो हमारा लालच है उसको दूर करे, लालच से बचे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, भाइयों के साथ छाया में बैठकर कुछ क्षण के लिए ये सोचें, आत्मावलोकन करें, शांत रहें, ये कुछ भावनाएं। तो रेफरेंस तो वही लिखेंगे, दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा, जैसे लिखना चाहें लिख दीजिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, द लाइन टेल द एडवांटेज ऑफ काउंटिंग टू 12 हु आर एक्सट्रीमली वायोलेंट एंड एंगेज्ड इन वार, कि ये उस महत्व को बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो व्यक्ति युद्धों में किसी भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से युद्धों में व्यस्त है, अगर वो 12 तक गिने तो उसका क्या फायदा हो सकता है। देखिए दिस लाइन्स टेल द एडवांटेज, फायदा बता, एडवांटेज माने फायदा बता रहा है, ऑफ काउंटिंग 12 गिनने का, हु आर एक्सट्रीमली वायोलेंट, जो बहुत ज्यादा हिंसक हैं, वायोलेंट हिंसक, एंड एंगेज्ड इन वार, और जो युद्धों में शामिल हैं, लगे हुए हैं, एंगेज माने लगे और लगा होना। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएट टेल्स दैट दोज हु आर एंगेज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बार, ग्रीन बार, डिस्ट्रॉइंग ग्रीनरी, ऐसे लोग जो लगे हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं प्रकृति हरियाली को समाप्त करने के लिए, पेड़ों को नष्ट करने के लिए, विद गैस वार्स यूजिंग वेरियस केमिकल फॉर्मेशन, अनेकों ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है जिनसे बहुत दूषित और जहरीली गैसें निकल रही हैं, तो वो गैसों का युद्ध हुआ भाई। बार्स विद फायर, आग लग रही है, दीज बार्स विल सी विक्ट्री इन बार्स प्रोड्यूसिंग ग्रेट फायर्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका जो परिणाम क्या होगा, बहुत बड़ी आग लग जाएंगी। वन साइड में विन, इसमें एक साइड हो सकता है जीत जाए, बट नो वन विल बी लेफ्ट, लेकिन बचेगा कोई नहीं भाई। देयर विल बी नो वन हु कैन एंजॉय टेस्ट ऑफ विक्ट्री, कोई नहीं बचेगा जो ऐसी जीत का आनंद ले पाए। व्हेन दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स देन दे विल पुट ऑन, और वो कवि कह रहा है कि जब आप सांसारिक चीजों से थोड़ी देर के लिए मुक्ति पा लें तो साफ कपड़े पहने, अर्थात अपने अंतः मन को साफ करें,
देयर नंबर विल बी 12 एंड दीज पीपल विल मीट देयर ब्रदर, और उस समय वो अपने भाइयों से मिल पाएंगे, सामंजस्य से दूसरे लोगों से, विश्व के लोगों से बैठा पाएंगे, देयर रिलेटिव्स अपने संबंधियों के साथ सामंजस्य से बैठा पाएंगे, देयर वेल विशर्स अपने शुभ चिंतकों के साथ सामंजस्य से बैठा पाएंगे, एंड सिट क्वाइटली एंड पेशेंटली इन द शेड, तो वो शांति से छाया में बैठेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग एल्स, छाया में जब वो कुछ नहीं करेंगे केवल शांत रहेंगे, विल नॉट डू एनीथिंग फेवरेबल, अपने पक्ष के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे, विल नॉट डू एनीथिंग दैट हार्म्स ह्यूमैनिटी, ना वो कोई ऐसा कार्य करेंगे जो मानवता को नुकसान पहुंचाए। तो बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन है, 2 बार पढ़ लेंगे, कैसे भी प्रश्न का उत्तर आप देने में समर्थ हो जाएंगे। स्टांजा 5, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कभी कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं कि कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, बेकार हो जाएं, क्या कहते हैं इसको, नकारा हो जाएं, वो ये नहीं कह रहा है। वो तो कुछ क्षण के लिए जो मानवता विरोधी कार्य हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, कुछ क्षण का विराम लेने के लिए कभी कह रहा है आपसे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वह है जो जैसा चल रहा है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, ठीक है। तो रेफरेंस में क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पाब्लो नेरूडा's पोएम कीपिंग क्वाइट, ऐसे लिख दीजिए, पहले वाली की तरह लिख दीजिए, जैसा आपका मन करे भाई वैसा लिख देना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हियर द पोएट क्लैरिफाइज हिज इम्प्लीकेशन ऑफ साइलेंस एंड इनएक्टिविटी वेरी क्लियरली, ठीक है, स्पष्ट रूप से वो बताता है कि उसका शांत रहने से क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएट हियर क्लैरिफाइज that when he talks about silence and absence of unnecessary movement, कि जब भी वो शांति का और अनावश्यक कार्यों से अलग हटने के बारे में बात करता है, it should not be misunderstood, ये गलत रूप में इसको नहीं पेश किया जाना चाहिए, नहीं समझा जाना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी, कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं। He says that doing nothing does not mean complete withdrawal from all deeds and thoughts, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे कार्यों को छोड़ दें, सारे विचारों को छोड़ दें, कभी का ये तात्पर्य नहीं है। तो क्या तात्पर्य है, द पोएट सेज दैट टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, क्योंकि कभी के मतलब कभी तो ये कह रहा है कि भाई पूरी तरह निष्क्रिय होने का मतलब तो मौत होती है यार। हम पूरी तरह निष्क्रिय कब रहेंगे, जब मौत हो जाती है। सोते तब भी हम पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होते, पता नहीं कितने तरह के स्वप्न देखते हैं, हमारा मस्तिष्क कार्य करता रहता है उस समय भी। तो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो तब होता है जब हमारी मौत हो जाती है। एंड ही अर्थात पोएट डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद डेथ, और कभी क्यों चाहेगा कि हम मौत के साथ साक्षात्कार करें या उसके साथ हम कोई संगठन बनाएं। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन, जीवन ही यार क्रियाओं का नाम है। वन मस्ट बी एक्टिव एंड डायनेमिक, हमें कार्य करते रहना चाहिए पर कुछ क्षण के लिए विराम लेना चाहिए, मानवता के कार्य करना चाहिए। है ना शानदार कविता और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अब देखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पहले भी प्रश्न मैंने ढेर सारे करा दिए, और देखते हैं भाई, What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? अगर हम शांत रहें तो कौन, और 12 तक गिने तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, कंटिन्यू टिल 12 एंड बीइंग स्टिल, 12 तक गिनने तक हम जारी रखें और बिल्कुल शांत रहें। स्टिल माने शांत। विल हेल्प अस, तो हमारी मदद करेगा। फाइंड पीस, शांति प्राप्त करने में। एंड रिलैक्सेशन, और आराम प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। इट गिव्स अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, और इससे हमें समय मिल पाएगा कि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें, अपने अंदर झांक सकें, अपनी बुराइयों को देख सकें। एंड रिफ्रेश अवर सेल्व्स, और हम अपने आप को तरोताजगी से भर पाएंगे या तरोताजगी पूर्ण कार्य कर पाएंगे। इन टूडेज हेक्टिक लाइफ, इस आपाधापी के जीवन में, है ना, हेक्टिक बस समय ही नहीं है यार। हेक्टिक का मतलब ये, इट्स द मोड ऑफ मेडिटेशन, एक तरह का मेडिटेशन है भाई ये,
टू गिव मेंटल स्ट्रेंथ, जिससे हमारी मानसिक क्षमता बढ़े, एंड लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिविटी, और हमारे अंदर अनंत काल तक चलने वाली सकारात्मकता विकसित हो। ऐसा कवि चाह रहा है, और इसके लिए आपको कुछ क्षण के लिए शांत रहना और 12 तक गिनने के लिए कह रहा है या अनुरोध कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप सोचते हैं, डू अगर देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए इसका मतलब क्या, तो क्या आप सोचते हैं कि कवि वकीलात कर रहा है, मतलब पक्ष रख रहा है। एडवोकेट्स मतलब वकालत करना, अर्थात पक्ष में बयान देना। टोटल इनएक्टिविटी पूरी तरह निष्क्रियता की वकालत कर रहा है, या डेथ की बात कर रहा है? नहीं यार, वो कभी नहीं कह रहा, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था। नो, द पोएट पाब्लो नेरूडा नेवर एडवोकेट्स कंप्लीट इनएक्शन। कभी भी पाब्लो नेरूडा ने ये नहीं कहा, ना पक्ष में रहा है कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। एंड डेथ, ना मौत के पक्ष में रहा है। ही क्लेरिफाइज, वो स्पष्ट बताता है, दैट ही डज नॉट वांट एनी डीलिंग विद डेथ। मौत से इसका कोई मतलब नहीं है भाई। एज ही डज नॉट अप्रोच फॉर लास्टिंग पीस, वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। ही एडवोकेट्स, वो तो वकालत किसकी करता है? शॉर्ट टर्म स्टिलनेस, कि कुछ क्षण के लिए आप शांत हो जाएं। स्टिलनेस मतलब शांत हो जाएं। टू मोमेंट्री पावर इंट्रोस्पेक्शन, और इससे कुछ क्षण के लिए अपना आत्म अवलोकन आप कर पाए। कभी तो ये चाह रहा है भाई। 31वां प्रश्न देखिए, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? ऐसी कौन सी उदासी है जिसके बारे में कवि मतलब कह रहा है इस कविता में? द पोएट हैज मेंशन्ड सैडनेस इन द पोएम। द माइजरी इज टू नेवर अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है, कि हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। एंड थ्रीटन योर सेल्फ विद डेथ, और हमें एक धमकी सी मिलती है कि हमारी मौत नजदीक है। ड्यू टू नेगेटिविटी, इस नकारात्मकता के कारण। एंड पैसिविटी, वी टेंड टू डिस्टेंस अवर सेल्फ फ्रॉम अवर सेल्फ एंड फियर डेथ, हम अपने आप से ही दूर भागते हैं और मौत से डरते हैं, इसी कारण भाई। 32वां प्रश्न देखिए, व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव्स अस? पृथ्वी हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश या पाठ पढ़ाती है भाई? अर्थ कैन टीच अस दैट लाइफ ऑन इट डज नॉट एंड कंप्लीटली। कभी बताता है कि पृथ्वी माँ हमें सिखा सकती है कि इस पर कभी भी जो जीवन है वो समाप्त नहीं होगा। When everything appears to be dead, अगर ऐसा भी हो जाए कि सभी कुछ मृत हो जाए पृथ्वी पर, the earth remains alive, लेकिन धरती माँ जीवित रहेगी उस क्षण भी। It continues its work in peace, ये शांति से अपना कार्य करना जारी रखेगी, अर्थात अपनी धुरी पर शांति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। चाहे इस प्रकृति में पूरा जो संसार है वो नष्ट हो जाए, लेकिन प्रकृति शांति से अपना कार्य करती रहेगी, पृथ्वी माँ। देयरफॉर, इसलिए द पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ स्टेइंग एक्टिव, इसलिए कवि कहता है कि भाई आप कार्य करते रहिए, पर सकारात्मक कार्य करते रहिए। एंड मेंटेनिंग पीस, लेकिन शांति बनाए रखिए। मेंटेन माने बनाए रखना, पीस माने शांति। थ्रू द अर्थ, पृथ्वी के माध्यम से ना, पृथ्वी से आप सीख कर सकते हैं। व्हाट इज द कंफ्यूजन दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट? कौन से भ्रम की बात कवि कर रहा है? द पोएट सेज दैट देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पीस, कि भाई आप शांति का अर्थ समझने में गलती ना करें। कभी नहीं कह रहा कि भाई आप टोटल इनएक्टिव हो जाएं, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं। आप कार्य करिए, लेकिन सकारात्मक कार्य करिए, ऐसा कभी कह रहा है। तो देखिए आगे, इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद कंप्लीट इनएक्शन, इसकी तुलना पूरी तरह से निष्क्रियता से मत करिए आप, कि आप पूरे कोई का देखिए इनएक्शन, इन लगाने से विलोम हो जाए। टोटल इनएक्शन लीड्स टू डेथ, पूरी तरह से निष्क्रिय का मतलब मौत है भाई। वाइल क्वाइट ह्यूमैनिटी वांट्स द बेस्ट, लेकिन भाई शांत जो मानवता है वो तो चाहती है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकल कर आए।
वी मस्ट ऑलवेज कीप द पीस, इसलिए हमें हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए। तो ये प्रश्न है भाई, व्हाट डज द पोएट से अबाउट वार एंड विक्ट्री, कौन से युद्ध की कवि बात कर रहा है और जीत की बात कर रहा है भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, स्टांजा में बताया था, उसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। अब प्रश्न की बारी है। द पोएट सेज दैट द दोज हु प्रिपेयर फॉर वार यूज पॉइजनियस गैसेस, ठीक है, एंड फायरमेन्स इन द वार, फायर आर्म्स इन द वार, युद्धों में हम अनेकों जहरीली गैसों का प्रयोग करते थे। कि पॉइजनियस माने जहरीली, जहरीली, ठीक है, गैसेज, अनेकों जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं, जैविक हथियारों का प्रयोग करते हैं। एंड फायर आर्म्स इन द वार, चाहे मिसाइल हो, बम हो, गोले हो, तोप हो, सबसे इन सबको क्या बोलते हैं, फायर आर्म्स। ये तो आग लगाने वाले भाई युद्धक है भाई, आर्म्स माने अस्त्र शस्त्र। दे विन इन दीज वार, ऐसा प्रयोग करने वाले हो सकता है युद्धों को जीत जाएं। बट दिस विक्ट्री डज नॉट मेक एनी सेंस, लेकिन ऐसी जीत का क्या मतलब है भाई जो अनेकों व्यक्तियों की लाशों के ऊपर प्राप्त हो। इट इज मीनिंगलेस, अर्थहीन है। बिकॉज इन वार्स एवरीवन इज किल्ड, क्योंकि युद्धों में हर कोई मरता है। एंड नो वन सर्वाइव्स, और कोई नहीं बचता है भाई ना। अगर आपने किसी को मार के मान लो जीत हासिल कर ली तो आप भावनात्मक रूप से मर गए। किसी को आपने शारीरिक रूप से हो सकता है मार दिया हो, लेकिन आप भावनात्मक रूप से मर जाएंगे। तो ऐसे युद्धों में कोई नहीं जीतता है भाई। व्हाट इज द कॉज ऑफ अवर सैडनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार हमारी दुख का कारण क्या है भाई। कॉज माने कारण, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, तो कवि के अनुसार दिस सैडनेस इज बोर्न ड्यू टू अवर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, कि हम असमर्थ हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पाते। इनएबिलिटी माने असमर्थता, देखिए इनएबिलिटी माने असमर्थता, कि हम अपने आप में असमर्थता होती है कि स्वयं को नहीं समझ पाते। आवर फोकस इज ऑलवेज ऑन मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, हमारा हमेशा फोकस होता है कि हम अपने जीवन, चाहे दूसरों को नुकसान कर दें, लेकिन अपने जीवन को और फायदेमंद बना दें। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम जल्दी करते हैं, जल्दी कमाई के चक्कर में पड़े रहते हैं। विच इज द रीजन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम, और सभी समस्याओं का यही जड़ है भाई, ठीक है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे समझ सकते हैं भाई। वी शुड टेक सम टाइम आउट फॉर इंट्रोस्पेक्शन, हम अपने आप को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आत्मनिरीक्षण करना होगा और इसके लिए कुछ समय निकालना होगा। देखो, वी शुड टेक सम टाइम आउट, हमें कुछ समय निकालना होगा। फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मावलोकन, आत्मावलोकन के लिए हमें कुछ क्षण निकालना होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू लॉन्ग पीस, और ये संभव कब होगा, जब हम शांति बनाए रखेंगे, लंबी शांति बनाए रखेंगे। फॉर सम टाइम वी शुड नॉट डू एनीथिंग, इसके लिए अभ्यास शुरू कर दीजिए और कुछ क्षण के लिए आप कुछ ना करें। जस्ट कीप काम, केवल शांत रहें। काम माने शांत, ठीक है। तो क्वाइट माने शांत है भाई, काम माने शांत है, और पीस माने शांति होती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, वी केप्ट आस्किंग अवर सेल्फ क्वेश्चंस, हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या, ओनली देन कैन वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे। अर्थात जब जब हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे हम अपने आप से को समझ पाएंगे। अंतिम प्रश्न देखिए, व्हाट डज द पोएट आस्क फिशरमैन एंड द साल्ट गैदरर्स, कवि फिशरमैन से और जो नमक एकत्रित करते हैं उनसे क्या मांग रखता है, क्या मतलब अपेक्षा रखता है। द पोएट आस्क दीज फिशरमैन नॉट टू हर्ट द फिशेज इन द कोल्ड सी, कभी तो यही चाहता है कि कुछ क्षण शांत रहो, और कुछ क्षण जब शांत रहेंगे तो आप समुद्र, जो ठंडे समुद्र में पाए जाने वाली जो मछलियां हैं, वेल्स मछलियां हैं, उनको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड दोज पीपल हु कलेक्ट साल्ट, और जो लोग नमक एकत्रित करते हैं, आस्क देम टू स्टॉप वर्किंग, कुछ क्षण के लिए वो भाई अपेक्षा करता है कभी कि कुछ क्षण के लिए वो अपना कार्य रोकें। एंड टेक केयर ऑफ देयर इंजर्ड हैंड, और अपने घायल, इंजर्ड माने घायल, हाथों की देखभाल करें। टेक केयर का मतलब देखभाल
करें। तो देखिए बहुत शानदार ढंग से इस पाठ को मैंने, इस कविता को पढ़ाने का प्रयास किया है भाई। आशा है आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज like this video, share with your friends, and last please subscribe my channel। और देखिए मैं कह ही सकता हूं कि अगले वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करते रहिए। परीक्षाएं नजदीक है, इसलिए 10-12 घंटे कठोर मेहनत करते हुए अध्ययन करते रहिए। तो अगले वीडियो तक गुड नाइट।